welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numerical based on Faraday's law, and now we shall discuss motional EMF from Faraday's law. We have to discuss motional EMF. मोशनल EMF क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा. According to Faraday's law, there are necessary to induce an EMF to change in flux. The necessary condition to induce the current or induced EMF is change in flux. Change in flux means phi. फ्लक्स में जब तक चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा. अब आपका फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए कॉस फाई. देयर आर थ्री पैरामीटर्स. फर्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वन इज एरिया एंड थर्ड वन इज दिस इज थीटा. एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दिस इज थीटा. इट्स ओके. Now, if any one of the three components, magnetic field, area and angle will change, causes change in flux. यानी कि ये जो तीन कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा, इन तीनों में से कोई भी अगर एक चेंज होता है तो आपका फ्लक्स चेंज होगा. और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो आपको ईएमएफ मिलने लगेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलना शुरू हो जाएगा. तो जनरली जो हम करते हैं, जनरली जहाँ तक मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला लिया जाता है वो थीटा को चेंज करके बदल करके हम इंड्यूस कराते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ में क्या करते हैं हम, एरिया को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलेगा. तो देखते हैं कैसे हमें जो है एरिया को कैसे चेंज करके हम जो है फ्लक्स को चेंज करते हैं और फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड मिलता है. तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस वर्ड को हम इस फिगर में एक्सप्लेन कर रहे हैं. वी हैव शेप इज एस आर. देयर आर a system like this. There is a system like this. Here it is R and this is S. Sorry, this is R and this is S. Now a movable frictionless arm PQ. यहाँ देखिए, ये है आपका R, ये S, इसकी पूरी लेंथ L है और एक मूवेबल आर्म है PQ, यहाँ P और ये Q. ये जो है इस पर मूव कर सकता है, इधर उधर आ जा सकता है. जैसे यहाँ पर ये मैंने चौक जो है रखा, ये जो है इस तरह से मूव कर सकता है, इधर उधर आ जा सकता है. इट्स ओके. यानी PQ आर्म जो है मूवेबल है. RS का जो लेंथ है वो L है, PQ का जो सेपरेशन है वो X लिया हुआ है यहाँ पर. तो हमारे पास यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पे ये जो क्रॉस क्रॉस दिखाए गए हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट है. और यहाँ पर आपका जो ये PQ आर्म है, सपोज कर लिया जाए V वेलोसिटी से अंदर की तरफ मूव कर रहा है. इसका मतलब ये जो आर्म है ये V वेलोसिटी से अंदर की तरफ मूव कर रहा है. तो जो PQ RS है वो एक एरिया कवर करेगा और ये V वेलोसिटी से PQ जो है इनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि RS की तरफ मूव कर रहा है. तो होगा क्या, जो स्टेटमेंट है उस फिगर का वो सारा प्रीवियस पेज पर लिखा हुआ है. ठीक है, वहाँ से आप उसको नोट कर लेंगे. यहाँ देखिए ये PQ आर्म आपका इधर मूव कर रहा है. होगा क्या, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात फ्लक्स की करें, देखिए फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा. चलिए B मान लिया जाए यूनिफॉर्म है, B है आपका
एरिया भी ए मान लिया जाए। कॉस थीटा की वैल्यू सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, और अगर इस एरिया वेक्टर का हम वेक्टर वो ड्रॉ करें तो प्लेन ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर जो है नीचे की तरफ ही होगा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी नीचे या ऊपर की तरफ होगा, तो एंगल आपका जो है 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये आ गया फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो होगा लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है L इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, B एरिया की जगह हम रख देंगे L इंटू एक्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल्स टू होता है डी फाई बाई डी टी, या यूँ कहें चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम माइनस डी फाई बाई डी टी। अब जो है यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो माइनस डी फाई की जगह हम लिख सकते हैं B इंटू एल इंटू एक्स। देखिए B इंटू एल इंटू एक्स अपॉन डी टी। B और L, ना L बदल रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, दोनों कांस्टेंट है, बाहर चले आएंगे। ये हो जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, ये माइनस। अब dx बाई डी टी को ध्यान से देखिए तो ये वेलोसिटी होता है, यानी कि माइनस बी एल वी, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का बी एल वी फार्मूला हो गया। देखिए डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं बी एल वी। देखिए वही E इज इक्वल्स टू बी एल बी मिला हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ माइनस साइन इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग ऑफ x है, x के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, इसलिए माइनस को हटा दिया गया है। इसी को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अगर हमें वायर पी क्यू का रेजिस्टेंस ऑफ वायर पी क्यू इज इक्वल्स टू आर हो तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई एम एफ अपान रेजिस्टेंस या बी एल वी अपान आर। ये करंट का वैल्यू हो जाएगा इस सर्किट में, बी एल वी अपान आर, क्योंकि ई एम एफ आपका बी एल वी है। ओके, तो ये हमारा मोशनल ई एम एफ का फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बार बार जो है न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है। बहुत ही आसान भी है। फ्लक्स निकाला हमने और फ्लक्स को हमने फैराडे लॉज में रख दिया और सॉल्व किया तो हमको बी एल वी मिल गया। अब देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें अब जो है आगे देखना है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब कहीं भी फ्लक्स चेंज होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है, तो वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड करंट को कॉज करता है। तो इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये पता करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट set up in a conductor moving perpendicular to the magnetic field. It's okay? Then what is Fleming's right hand rule? If we stretch first three fingers, thumb, forefinger and middle finger mutually perpendicular to each other as shown in figure, and then the thumb represents the direction of motion of conductor, forefinger represents the direction of magnetic field, then middle finger represents the direction of induced current. It's okay? For example, if there is a conductor AB and it is motion in upward direction and the direction of magnetic field is north to south, then according to right hand thumb rule, the direction of magnetic field is represented by forefinger in this direction, direction of motion is represented by thumb, then direction of current, sorry, this is our right hand, it's okay, this is magnetic field, this is, then current flows through this direction which is represented in this figure. इसका मतलब कि राइट हैंड थंब रूल से आप जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इट्स ओके।
अब जो है एक टॉपिक आता है आपका, अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारे पास एक जो है ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें ये PQ जो आर्म है ये मूवेबल है, इधर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट किया, इसमें एक करंट, इंड्यूस्ड करंट I सेटअप हो गया, और जैसे ही EMF आपको मिलेगा या करंट मिलेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। यहाँ पर कौन सी एनर्जी मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात ये आती है कि यहाँ पर एक न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको मिल गया, तो क्वेश्चन ये उठता है, एनर्जी जो है कंजर्व होता है, एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूटिलाइज हुई जो कि कंजर्व हो गई या कन्वर्ट हो गई दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में? यानी कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई एनर्जी जो है यहाँ पर क्या हो रहा होगा? खर्च हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कोई ना कोई एनर्जी का फॉर्म जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिना किसी एनर्जी के कन्वर्जन के वजह से मिल जा रहा है, तो वो एनर्जी जो है यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फिर फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पर खर्च हो रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी के प्रूफ के लिए हम यहाँ पर लॉरेंट्ज़ फोर्स का हम हेल्प लेते हैं। लॉरेंट्ज़ फोर्स आप देखे होंगे, पढ़े भी हैं, लास्ट चैप्टर 4 में पढ़े हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। IBL साइन थीटा, F इज होता है IBL साइन थीटा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए 90 डिग्री वैल्यू रख दिया गया है। I का वैल्यू आपका जो है, देखिए करंट का वैल्यू BLV/R अभी हम लोग निकाले थे, BLV, ये हमने EMF का वैल्यू निकाला था, तो करंट का वैल्यू इसी में R से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। तो हमने करंट की जगह BLV/R रख दिया। लेंथ आपका ऑलरेडी है, ये B है, तो ये हो जाएगा आपका B इंटू B, B² L² V/R। ये हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया। अब ये बोल रहा है दिस इज द फोर्स एक्ट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ आर्म। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, समझिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही, और इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा F। इसका मतलब कि इस वायर, अगर ये वायर अंदर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। वो लॉरेंट्ज़ फोर्स इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक। और जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसकी वजह से जो पावर डिलीवर हो रहा है, पावर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इज इक्वल्स टू BL² V/R है, इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी²/R हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पावर जो है यहाँ पर खर्च हो रहा है। यानी कि अगर v वेलोसिटी से आपका कोई वायर अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर करंट जो इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि करंट जब इंड्यूस होगा तो तुरंत मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा जिसको लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं, और जो पावर यहाँ पर डिलीवर होगा वो B² L² V²/R है, ठीक है। इतना पावर जो है बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक, जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से। अब हम देख लेते हैं कि क्या इस वेलोसिटी से जब ये मूव कर रहा है तो जो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, अगर यहाँ पर भी पावर डेसिपेशन उतना ही रहा तो जितना पावर यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लग रहा है उतना ही अंदर की तरफ भी लग रहा है। तो इसका मतलब दोनों जगह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ हैं, यानी कि दोनों तरह की एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो इस वायर को धक्का देने में एनर्जी हम लगा रहे हैं, क्योंकि वायर अपने आप तो इधर जाएगा नहीं, इसको जो धक्का देने में हम एनर्जी लगा रहे हैं यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो लगा रहे हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब कि दूसरी तरफ देखिए पावर डिसिपेटेड ड्यू टू जूल लॉस, यानी कि जब हम करंट प्रोड्यूस होगा इसमें तो करंट की वजह से जो पावर होता है वो I² R होता है।
आई की वैल्यू है BLV अपान R इंटू आर, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो जैसे ही आई की जगह ये रखेंगे हो जाएगा BL स्क्वायर V स्क्वायर अपान R। इसका मतलब ये है कि जो PJ है, जूल लॉस की वजह से जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है। इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे ये है कि अगर इस तार पर आप जितना भी फोर्स लगा रहे हो अंदर की तरफ मूव करने के लिए, तो जितना मैकेनिकल एनर्जी आप यहाँ खर्च करोगे वायर को अंदर की तरफ धक्का देने के लिए, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स जो यहाँ पर मोशनल EMF में, या यूँ कहा जाए कि जो इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस करंट मिल रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है वो इतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी जितनी मैकेनिकल एनर्जी उसमें खर्च होगी, या जितना मैकेनिकल फोर्स उस पर लगाया जाएगा। इट्स ओके। यानी कि जितना मैकेनिकल एनर्जी आप इस वायर को मूव कराने में खर्च करोगे उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलेगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है वो फ्री का नहीं मिल रहा है, जितनी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ये आपका प्रूफ यही शो कर रहा है। इट्स ओके। आगे एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखते हैं, इसी पर बेस्ड है। लिखा हुआ है एन एयरक्राफ्ट विथ अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर, यानी लेंथ जो है L की वैल्यू 40 मीटर दे रखा है, ठीक है। स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी जो है 1080 km/h है, kmph, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 1080 किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5/18 से, 6 टाइम्स में ये जाएगा, 60 टाइम्स में 18, 6 108 और एक 0 है 6 टाइम में, 300 मीटर पर सेकेंड आ गया। वेलोसिटी इज इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, देखिए ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई एक बराबर है, एक बराबर ऊंचाई पर उड़ रहा है, नहीं ऊपर नीचे उड़ रहा है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज 1.75 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। फाइंड द EMF डेवलप्स। देखिए पहली चीज़ हमने अभी जो फार्मूला जनरेट किया है इंड्यूस्ड EMF का, वो था BLV। यहाँ कंडीशन क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि अगर लेंथ ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो B का वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें, B का वैल्यू है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल है और लेंथ आपका जो है विंग का इधर की तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी है ही, इसको जो मैनिपुलेट नहीं करना है। B का वैल्यू है आपका ये 1.75 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। लेंथ है 40 मीटर और स्पीड है 300। मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 3 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग इसको। इसका जो आंसर आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, 0.21 वोल्ट आएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, बस मल्टीप्लाई करना है आपको, आंसर आ जाएगा EMF 0.21 वोल्ट। इट्स ओके, थैंक यू। And you have to solve numerical based on the same topic.